हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश शर्मा, आप सभी के फेवरेट चैनल शर्मा फिजिक्स पॉइंट से। आज मैं अपने क्लास 12th फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। ये आज एक नया लेक्चर है। इससे पहले मैं जो भी लेक्चर ले चुका हूँ उस पर मैंने आपको वो सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। यूनिट फर्स्ट से मैंने स्टार्ट कर रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बैक टू बैक टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ। और अभी मेरी क्या है कि एक दिन छोड़ करके क्लास आ रही है फिजिक्स की, क्लास 12 फिजिक्स हो या जनरल साइंस, जो मैं दूसरे लेक्चर लेता हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द मैं बिल्कुल बैक टू बैक आपको रोज एक वीडियो दूंगा। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो बच्चों, तो ध्यान ये रखना कि बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल से जुड़वाइए। चलो, आज जो मैंने पढ़ना है, एक बार मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आवेश के बारे में, बेसिक चीज़ हमने पढ़ी थी। आवेश के प्रकार, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने विद्युतीकरण का सिद्धांत पढ़ा था। विद्युतीकरण का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, आवेश के गुण। देन हम लोग इसी में क्वांटमीकरण का सिद्धांत भी पढ़ा था हमने, आवेश के गुण में ही। फिर हम लोग पढ़े थे कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आपका कूलॉम के नियम के सदिश रूप पढ़ने के बाद हमने कूलॉम के नियम की सीमाएं भी पढ़ी थी। कूलॉम के नियम की सीमाएं पढ़ ली। देन हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर गए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र, उसकी तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो ये हम लोग अब तक अप्रोक्सीमेटली डिस्कस कर चुके हैं पहली यूनिट में। अब हमको जो पहली यूनिट के जो मैं पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि 4 चैप्टरों में इसको कंप्लीट कराऊंगा, तो पहला चैप्टर फिलहाल अभी हमारा चल रहा है। तो आज जो हमको पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव। नाम से पता चल रहा है वैद्युत मतलब आवेश, द्विध्रुव मतलब 2 पोल्स होंगे, एक प्लस और एक माइनस, इस तरीके से ये होने वाला है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यह है कि 2 समान आवेश लेकिन अलग अलग प्रकृति के, बहुत नजदीक नजदीक रखे होंगे। 2 समान आवेश लेकिन अलग अलग प्रकृति के, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली, सेम रहने वाली, तभी तो बोल रहा हूं समान आवेश। तो देखो, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 समान परंतु विपरीत, 2 समान परंतु विपरीत प्रकृति के, समान मतलब उनकी वैल्यू सेम रहने वाली, विपरीत प्रकृति के मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, प्रकृति के 2 समान मतलब विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे के निकट रखे होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। ओके, 2 एक ही वैल्यू के आवेश लेकिन उनकी प्रकृति, उनका नेचर अलग अलग होगा। यदि एक आवेश आपने रखा है -5 कूलॉम का, तो इसी के निकट दूसरा आवेश +5 कूलॉम का जब आप रखोगे तो ये 2 मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, और यही सिस्टम अपना वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। अब इसको हम लोग केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि HCl।
जैसे कि NaCl। यदि मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हमें पता है कि जब HCl ब्रेक होता है तो H प्लस Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है, और इसी तरीके से जब NaCl ब्रेक होता है तो Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो HCl एक मॉलिक्यूल है वो दो एटम्स H और Cl मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना है, जिसमें हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव है और Cl हमारा नेगेटिव नेचर का है। अब ये दोनों ही एटम्स जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो बहुत निकट निकट होंगे, तो ये भी इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या बना रहे हैं, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। इस पे जितना आवेश होगा उतना ही आवेश इस पर भी होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति का। लेकिन कैसा होगा, विपरीत प्रकृति का। इस पे प्लस आवेश है तो इस पे कितना है, माइनस आवेश। ठीक इसी तरीके से NaCl मॉलिक्यूल में सोडियम और क्लोरीन दो एटम से मिलकर NaCl मॉलिक्यूल बनता है, तो वो भी मॉलिक्यूल के अंदर Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में जब उसको हम तोड़ेंगे या पाया जाता है उसके अंदर ये, तो Na प्लस, देखो एक प्लस है और इस पे एक माइनस है, तो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के इस तरीके से उस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव क्या निर्माण क्या करते हैं, लोग करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा कि दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं जब एक दूसरे के निकट रखे होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स भी मैंने ले लिए जैसे कि HCl, NaCl, ये भी उनका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम कहीं पर पे -5 कूलम का आवेश रख रहे हैं तो उसके निकट जब हम लोग +5 कूलम का आवेश रखेंगे तो ये जो निकाय बनेगा, ये जो सिस्टम बनेगा, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं आपको थ्योरी बोर्ड पे लिखाता हूं तो उसका मतलब होगा कि उस दिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक नहीं दूंगा थ्योरी के, क्योंकि जब मैं थ्योरी सारी बोर्ड में लिखा दूंगा तो फिर PDF में लिंक देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं आप लोगों को थ्योरी नहीं लिखाऊंगा उस दिन आपको PDF का लिंक जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपना, यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हमको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको क्या बताया कि दो आवेश होंगे, एक सोच लो ये वाला ब्लैक मार्कर और ये वाला ब्लैक मार्कर, इस पे जितना आवेश है और इस पे भी उतना ही आवेश होगा, लेकिन दोनों पे अलग अलग प्रकृति का आवेश होगा। इस पे प्लस है तो इस पे क्या होगा, माइनस होगा, और ये एक दूसरे के बहुत निकट रखे होंगे, तो ये मिलकर के जो एक सिस्टम बनाएंगे वही सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ऐसा हम लोग बेसिकली केमिकल मॉलिक्यूल्स में भी देखते हैं, जब मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। पहले वैद्युत द्विध्रुव का आवेशों से मिलकर जो बना है, एक +Q आवेश यहाँ पे रखा है, उससे कुछ दूरी पर एक -Q आवेश रखा है, तो ये एक सिस्टम बन रहा है। क्योंकि आवेश दोनों सेम है लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, तो ये एक जो सिस्टम बन रहा है हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव में बेसिकली हम लोग दो आवेशों की जो बीच की दूरी लेते हैं वो 2L मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये कहता है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P कहते हैं। तो दोनों जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा बना है, दो आवेशों से मिलकर के बना है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो उन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उनका गुणनफल, आवेश और दूरी के बीच का जो गुणनफल होगा वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाएगा। ठीक है, तो
P का जो फॉर्मूला बनेगा, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो, Q ले लिया, इनटू उनके बीच की दूरी हो गई 2L, तो ये जो P इक्वल्स टू आया, ये आया 2QL। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, P का, जो आया P इक्वल्स टू 2QL। यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। यदि मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसके फॉर्मूले से निकालो, Q इंटू एल। Q इंटू एल मतलब कुलोम इंटू मीटर। Q के लिए कुलोम और L के लिए, लंबाई के लिए मीटर। अगर मैं बात करूं इसके विमा की, मतलब इसके डायमेंशन की, तो 2QL, 2 की कुछ विमा नहीं होगी, कांस्टेंट राशि है Q। Q की विमा क्या होती है, 80, पहले भी मैंने आपको बताया है, और L की विमा, लंबाई की विमा L, तो 80L। और जिसको Q की विमा क्या होती है, 80 होती है, वो नहीं पता है तो देखो, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, यहां से Q का फॉर्मूला निकालो, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT। अब Q की विमा निकालने के लिए IT की मदद से निकालेंगे, तो I मतलब एम्पियर, धारा, धारा का विमा होती है A, और T की विमा होती है कैपिटल T, तो Q की विमा निकल गई ये 80, ठीक है। और तो ये मात्रक निकल गया कुलोम इंटू मीटर, विमा निकल गई 80L। बात करूं कैसी राशि है, तो यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह वेक्टर क्वांटिटी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होती है, वेक्टर, अगर सदिश राशि है तो कुछ ना कुछ दिशा भी इसकी होगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो होती है माइनस ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ये जो मैंने 3 पॉइंट से भी आपको लिखा है, इसका मात्रक कुलोम इंटू मीटर। 1 नंबर पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा लिखिए, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां की ओर होती है, तो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दो जो आवेश है, दोनों में से कोई एक आवेश Q और दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल जो कहलाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, वही मैंने इस डेफिनेशन पे लिखा है। उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2QL, मात्रक हो गया कुलोम इंटू मीटर, विमा हो गई 80L, सदिश राशि है, और इसकी दिशा कहां की ओर होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। चलो समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं एक डेरिवेशन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सभी जगह, सभी बोर्ड एग्जामों में। ये जो 2 डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, आज एक कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में एक आएगा, तो इन दोनों में से एक ज्यादातर पूछा जाता है, कोई भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल मैं एक कराता हूं आपको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वैद्युत द्विध्रुव से संबंधी है, वैद्युत द्विध्रुव से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमको निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन एक्सेस डायरेक्शन। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाओ, पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, तो एक प्लस Q आवेश रखा मैंने यहां पर, उससे कुछ दूरी पर एक माइनस Q आवेश रखना पड़ेगा, जितना आवेश है उतना आवेश है, लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति के। दोनों की बीच की दूरी हो गई 2L। पॉइंट A पर प्लस Q आवेश रखा है, पॉइंट B पर माइनस Q आवेश रखा है, और इनका एक केंद्र बिंदु है O। केंद्र बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक कोई पॉइंट है P, जहां पर हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यह पॉइंट हो गया P, यहां पर हमको इस द्विध्रुव के कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोबारा बता दूं मेरे को क्या करना है, कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में, या तो इधर की अक्षीय स्थिति कहां की ओर होगी, उसके अक्ष से बिल्कुल सीधी इधर को, या फिर इधर को भी फाइंड आउट कर सकता हूं, या फिर इधर को फाइंड आउट करूंगा। तो ये वैद्युत द्विध्रुव मैंने लिया, पॉइंट A पर प्लस Q आवेश रखा है, उससे 2L दूरी पर पॉइंट B है जिस पर माइनस Q आवेश रखा है,
और उनका केंद्र बिंदु है O। केंद्र बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड आउट करना है। तो जो जो डायग्राम में आपने करा है उसको आप लोग एज अ थ्योरी थोड़ा सा 2 लाइन की लिख सकते हो। अब इधर देखो, यदि A और B प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी 2L है तो, और मध्य बिंदु O है, तो यहां से A से O तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी L, और O से B तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो भी हो जाएगी हमारी L। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण, जैसे मैं पहले निकाल देता हूं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, और इसको मैं मान लेता हूं E1। अच्छा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तो उसको मैं मान लेता हूं E1। तो E1 की डायरेक्शन कहां की ओर हो जाएगी, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जहां पर भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें वहां पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे, और परीक्षण आवेश मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो कैसे प्रकृति का होगा, प्लस धनावेश प्रकृति का होगा। तो जो प्लस Q आवेश है वो परीक्षण आवेश को क्या करने वाला है, प्रतिकर्षित करने वाला है। तो E1 की डायरेक्शन कहां की ओर हो गई, E1 की डायरेक्शन हो गई हमारी बाहर की ओर, इस तरीके से ये हो गई हमारी E1 की डायरेक्शन। ठीक है, तो E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, क्योंकि E का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, तो E1 का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब क्या, A से P तक के बीच की दूरी प्लस Q आवेश से P पॉइंट के बीच की दूरी, तो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की हो गई L, यहां से यहां तक की हो गई L, और O से P तक की कितनी हो गई R, तो R प्लस L ये कितनी हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। R स्क्वायर होता है, तो हमको चाहिए क्या होता है, मतलब R का मतलब ये है कि जिन दो आवेशों के बीच में, या एक आवेश के कारण जिस पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो उस पॉइंट की उस आवेश से दूरी। तो हम लोग इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो इस आवेश के कारण इस पॉइंट के बीच की जो दूरी, इस आवेश से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ये L और ये R, तो ये हो गई R प्लस L का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण, तो उसको E2 मान लो, E2 होगा। अब E2 की डायरेक्शन पहले देख लेते हैं पॉइंट P पर। अब भैया E2 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, माइनस Q आवेश यहां पर जो हमने परीक्षण आवेश रखा होगा उसको अपनी ओर खींचेगा, तो वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी E2 की। तो E2 की डायरेक्शन हो गई ये वाली। तो E2 का फॉर्मूला लिख लो। E2 का फॉर्मूला भी कैसे लिखेंगे, E वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिंदु आवेश के कारण, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, जो अभी अभी ये फॉर्मूला यूज करा सेम ऐसा ही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर वाला यूज करेंगे। तो E2 का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होगी, मतलब R क्या, माइनस Q आवेश से पॉइंट P की बीच की दूरी। तो माइनस Q आवेश से पॉइंट P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कि हम लोग ये वाली दूरी निकालेंगे। ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, इतनी दूरी देखो, यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है R, अगर इसमें से मैं ये वाली दूरी घटा दूं इतनी वाली, तो मुझे इतनी मिल जाएगी, और यही चाहिए मुझे। तो मैं कहने का मतलब है कि R में से क्या घटा दूं, L, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे टोटल वैद्युत क्षेत्र चाहिए पॉइंट P पर, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश के कारण कंबाइंड रूप से चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, देखो E1 और E2 मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो दोनों ही वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन देखो, E1 का डायरेक्शन इधर की ओर है और E2 का डायरेक्शन इधर की ओर है। अब जब दो सदिश का हम लोग परिणामी निकालते हैं तो उनका डायरेक्शन देखना भी जरूरी होता है। जब वो अलग अलग डायरेक्शन में है तो जो इनका परिणामी निकलेगा बेसिकली कैसे निकलेगा, इन दोनों आवेशों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो कैसे निकलेगी, E, उसको मान लो E, वो कैसे निकलेगी, देखो E1 और E2 दोनों ही सदिश राशि हो गई।
अब वो सदिश राशि है, एक की डायरेक्शन इधर की ओर है E1 की और E2 की इधर की ओर है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो सदिश ये कहता है कि जब दो सदिश अलग अलग डायरेक्शन में हो तो उनको घटा दो, बड़े में से छोटे को। तो पहले तो हमको यह पहचानना पड़ेगा कि E1 बड़ा है या E2, तभी उनको हम घटा पाएंगे बड़े में से छोटे को। तो E1 और E2 को देखने के लिए उनका फॉर्मूला देखो 1/4πε0, 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट? क्यों कांस्टेंट मतलब अगर जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसका E कम हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी है r+l या r-l वो नीचे आ रखी है। अब अपॉन में जो चीज होती है वो ऊपर वाली चीज को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो जिसकी दूरी ज्यादा होगी, दूरी किसकी ज्यादा है? प्लस क्यू आवेश से, इस वाली की दूरी ज्यादा है, मतलब r+l ज्यादा है। r+l ज्यादा है कहने का मतलब है कि E1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लोग माइनस करेंगे क्या? E2 माइनस E1। ये समझ में आया होगा कि E2 क्यों बड़ा है, वो दोनों के फॉर्मूले से निकाला। देखो ये चीज कांस्टेंट थी, ये चीज कांस्टेंट थी। क्यों कांस्टेंट था? क्यों कांस्टेंट था हमको पता चलता दूरी से। तो हमने E1 देखा, E1 कौन से आवेश के कारण था? प्लस क्यू आवेश के कारण। E2 कौन से आवेश के कारण था? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो दूरी कौन सी ज्यादा हो गई? प्लस क्यू आवेश वाली। तो मतलब E1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो E1 को कम कर देगा। ये r-l कम है तो ये E2 ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो E2 और E1 की वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप E2 और E1 की वैल्यू पुट करोगे 1/4πε0 Q अपॉन E2 की वैल्यू है r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन r+l का होल स्क्वायर। ये जब ये जैसे आप करोगे तो इसके बाद देखो क्या क्या होगा। ऊपर की चीजें मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? E इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0, ये तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा यहां पे? 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, यही तो बचा। तो Q अपॉन 4πε0, इसका हम दोनों को क्या ले लिया? एलसीएम, दोनों को एलसीएम ले लिया, तो r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? r+l का होल स्क्वायर। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। r-l का होल स्क्वायर की हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब सिंपली भिन्नों का घटाव करना है। दोनों का एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। Q 4πε0, इसको r+l a+b के होल स्क्वायर से खोलो, इसको a-b के होल स्क्वायर से खोलो। तो a+b के होल स्क्वायर से खोलूंगा तो r² प्लस l² प्लस 2rl, और इसको खोलेंगे तो बाहर से माइनस ऑलरेडी है, तो r-l का होल स्क्वायर क्या होता है? r² प्लस का r², लेकिन बाहर से माइनस था तो माइनस का r², प्लस का l², लेकिन बाहर से माइनस है तो माइनस का l², माइनस का 2rl, लेकिन बाहर से माइनस है तो प्लस का 2rl। ठीक है, अपॉन इस चीज को देखो, a-b का होल स्क्वायर इंटू a+b का होल स्क्वायर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोनों मल्टीप्लाई में। तो दोनों का मैं क्या कर सकता हूं कि r a+b का होल स्क्वायर, a² इंटू b² है ना, ये कितना है? ये r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r-l इंटू r+l और पूरे का यहां से होल स्क्वायर। सही समझ में आया मैंने कैसे लिखा? ये देखो, मैथ में अगर ऐसा कहीं पर है कि a² इंटू b², तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो वही चीज मैंने यहां पे करी। देखो, ये पूरा a का काम कर रहा है, पूरा b का काम कर रहा है, तो दोनों को मैंने एक साथ लिख करके उनका एक साथ होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। नीचे का भी मिटा देता हूं। देखो क्या क्या कट रहा है? l² से l² कट रहा है, r² से r² कट रहा है। तो ये बच गया Q अपॉन 4πε0, ऊपर बचा 2rl प्लस 2rl, 4rl अपॉन a-b a+b। देखो r-l r+l बन रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये a-b a+b किसका फॉर्मूला होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो a-b a+b मतलब r-l r+l किसका फॉर्मूला बन गया? r² माइनस l² का, r² माइनस l² का ये फॉर्मूला बना और उसका होल स्क्वायर ऑलरेडी है। अब यहां पे हमको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि ये जो l होता है वो बहुत छोटा होता है r से। ये जो l हमने लिया है, क्योंकि दो द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है,
और L क्या था, मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी, किन्हीं भी एक आवेश की दूरी, तो ये बहुत छोटा होता है कंपेयर टू R से। R क्या था, बिंदु आवेश के दो आवेशों के केंद्र बिंदु से एक पॉइंट की दूरी, जहां पर हमको दो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। मतलब R तो ये वाली डिस्टेंस है और L वाली ये वाली डिस्टेंस है। वैसे ही 2L बहुत छोटा होता है, फिर 2L का भी आधा, तो ये बहुत छोटा हो गया कंपेयर टू R। ये L इज वेरी वेरी लेस देन टू द R, इसीलिए अतः L बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। लेकिन L बराबर 0 कहां पे लेंगे, इतना ध्यान रखना, जहां पर L और R आपस में जुड़ रहे हो या घट रहे हो वहीं पर उसको 0 मानेंगे। लेकिन जहां पर R और L आपके गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो तो वहां पे 0 नहीं मानेंगे। वो 0 मानने से फिर पूरे इक्वेशन को 0 बना देगा ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जब किन्हीं भी दो क्वांटिटी के आप लोग कंपेयर कर रहे हो और किसी एक क्वांटिटी को आप लोग बहुत छोटा कह रहे हो दूसरी क्वांटिटी के कंपेयर में, तो छोटी वाली को आप लोग 0 मान सकते हो, मैथमेटिक्स ऐसा कहता है। लेकिन कहां पर 0 मान सकते हो, जब वो दो क्वांटिटी आपस में जुड़ रही हो या घट रही हो। यदि वो दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उन दो क्वांटिटी का या फिर डिवाइड हो रहा है तो वहां पे 0 नहीं मानोगे। तो हम लोग नीचे 0 मानेंगे, ऊपर 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूं, लगभग लास्ट लाइन है, हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है मेरा, थोड़ा सा एडजस्ट बेटा आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो ऊपर वाली लाइन को कैसे लिख रहा हूं, देखो ऊपर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसको लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है, 2R लिखा और यहां पे लिखा मैंने 2QL अपॉन, देखो सही तो है, Q भी आ गया R भी आ गया, 2 to 4L, मतलब ये 4RL इंटू Q था, तो मैंने यहां से क्या लिया 2R को अलग ले लिया, फिर जब 2R को अलग ले लिया तो यहां पे बचा क्या 2L, तो 2L इंटू Q, तो 2QL। अब नीचे देखो क्या मान लूंगा मैं, R स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि L तो अपना 0 मान लिया है छोटे होने के कारण पे। अब 2QL देखो 2QL क्या दे देगा हमें, बताओ 2QL क्या दे देगा, तो 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2R अपॉन 1/1, सॉरी, ठीक है, 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2QL क्या हो जाएगा P, अभी जो हमने पढ़ा, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन R स्क्वायर का भी स्क्वायर, मतलब R की पावर 4। अब क्या करेंगे, एक पावर से ऊपर वाला एक R कट जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज्यादा इंपोर्टेंट है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, तो हो सकता है कि बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपको आज के किसी भी लेक्चर में या फिर आज से पहले के किसी भी लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो बच्चों, निश्चिंत आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, वहां मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और मेरे इस लेक्चर को, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल टॉपिक वाइज और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बिल्कुल हिंदी में थ्योरी लिखाते हुए और न्यूमेरिकल कराते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियली आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ाई करिए और बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जब तक आएगा तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय।